फोर्सेबल फ्यूचर, फोर्सेबल फ्यूचर हमेशा चलती ही रहेगी। 1 साल चली, 2 साल चली, 3 साल चली, हमेशा चलती ही रहेगी। और कोई हमारा प्लान नहीं है कि हम अपनी कंपनी को, अपने ऑपरेशन को, जो हम काम कर रहे हैं, सेल परचेज का काम है, जो भी हमारा बिजनेस है, हम उसको लिक्विडेट मतलब उसको बंद कर रहे हैं। कोई हमारा ऐसा प्लान नहीं है कि हम अपना बिजनेस को बंद कर दें। वो है हमारा गोइंग कंसर्न। इट मीन्स अगर कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं तो हमें बार बार हर साल हमें देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार हो रही होगी कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हम उसको नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहे हैं, हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे हैं, अक्रूवल, अपने इनकम एक्सपेंडिचर को पीरियड बेसिस पे हम उसको बुक कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं, अपना कोई प्लान नहीं है कि हम अपनी कंपनी को, अपनी एंटिटी को लिक्विडेट कर दें, तो हमें उस अकाउंटिंग पॉलिसी को, उस अकाउंटिंग एजम्पशन को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये ना 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है, ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशन, 3 अकाउंटिंग एजम्पशन, ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशन अगर फॉलो हो रही है तो हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर फॉलो नहीं हो रही, ध्यान सुनिए, अगर फॉलो नहीं हो रही तो डिस्क्लोज करने की जरूरत है। अगर फॉलो नहीं हो रही तो डिस्क्लोज करने की जरूरत है। इसलिए जरा लिखें, इफ एंटिटी not follow, if entity not following going concern or not consistent in its policy or not following accrual assumption, आगे लिखें दैट मीन्स these disclosure is required। कहना चाहता है अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, if entity not follow, गोइंग कंसर्न आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया, अक्रूवल आ गया। अगर तीनों के तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जरूरी तीनों ही होने चाहिए, या तो फर्स्ट वाली हम फॉलो नहीं कर रहे, दोनों फॉलो कर रहे हैं, ये वाली फॉलो नहीं कर रहे, ये फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो नहीं कर रहे, ये फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, पर आपको 3 में से देखना है कि कौन सी अजम्पशन फॉलो नहीं हो रही है। अगर तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रही है, या तीनों फॉलो नहीं हो रही है, या कुछ पार्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। दिस डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन नोट्स टू अकाउंट्स में उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। सिंपल बोल रहा हूँ, अगर फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर नहीं है, अगर फॉलो नहीं करें तो डिस्क्लोजर करने की जरूरत है। और ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है। अब इस चीज़ पे 3 अकाउंटिंग एजम्पशन पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, जरा एक बार देखिए। एक्चुअली क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 1 नहीं है, क्वेश्चन 2 है। 2 बार क्वेश्चन है। एक तो हमारा है प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 fundamental accounting assumption recognized by AS1 question mark, briefly describe each one of them। तीनों अकाउंटिंग एजम्पशन को यहाँ पर लिख देंगे।
देयर आर थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions रिकॉग्नाइज बाय AS1। हेडिंग डाल दी, इसके बाद जो तीनों के तीनों एक्सप्लेन कर दिए, हेडिंग डाली, कंसिस्टेंसी, अप्रूवल, गोइंग कंसर्न। और जिसको अगर हम तो CAG जो गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करता है वो होता है CAG, उसी से हमने निमोनिक कोड बना दिया। कंसिस्टेंसी, अप्रूवल, गोइंग कंसर्न। 3 पॉइंट लिख के मत आना, अंदर लिख के भी आना, क्योंकि वो लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम। तीनों को डिस्क्राइब करना है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आया था, ये तो हमारा था ये प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, लिखिए जरा। एक्चुअली सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम एज प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया जरा देख लें। ये आया था मई 2013, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इट मीन्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसे मैंने इसमें बताया ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स ईच होता है और 4 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 4 मार्क्स ईच होता है और 5 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स। पर इसमें से डू ओनली 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया, 4 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स। तो लास्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें ये क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स। देख लिया हमने कि गोइंग कंसर्न पे 2 क्वेश्चन थे, एक तो प्रैक्टिस मैनुअल पे दिया हुआ था क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन हमें 2013 मई में 4 मार्क्स का आया हुआ था। हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया, ये टॉपिक भी कवर हो गया। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। फिर हमारा ये अकाउंटिंग एग्जामिनेशन, ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन सा था, 4th हो गया, 5th लिखे, 5th लास्ट वाला। हाउ टू सेलेक्ट, एक्चुअली 5th नहीं था ये हमारा, 5th नहीं था ये हमारा C पार्ट। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया। अगर इसको लिखें C, कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सेलेक्ट करें, क्या पैरामीटर्स हैं जरा देखें। कुल मिला के 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो है प्राइमरी कंसिडरेशन, एक है प्राइमरी कंसिडरेशन, सेकंड है सेकेंडरी कंसिडरेशन। 2 कंसिडरेशन बताए गए हैं। लिखना शुरू करें और एस खत्म करें। देखिए जरा, प्राइमरी कंसिडरेशन, कैसे हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करें जरा। फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे बोलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस हम क्या रखें, फर्स्ट प्रेफरेंस को लिखें policies which
policies which reflect true and fair view of financial statement should be followed. पॉलिसी वो चूज करें जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू आए। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू आए। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब उसमें कोई भी गलती नजर ना आए, ऐसी हमें पॉलिसी अपनानी चाहिए। जैसे जो क्वेश्चन हमने जैसा भी किया था केस स्टडी वाला, फीफो पहले मेथड चूज कर किया हुआ था इन्होंने। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही होगी ना, तभी तो उन्होंने वेटेड एवरेज अप्लाई किया। फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, वेटेड एवरेज में कर दिया। तो फर्स्ट कंसिडरेशन है, अब पॉलिसी विच रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फॉलोड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गलती नजर ना आए, ऐसी हमें पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। अब सेकंड देखें सेकेंडरी कंसिडरेशन। दूसरी प्रेफरेंस क्या रखे हैं? अपार्ट फ्रॉम above consideration following points should also be considered। प्राइमरी कंसिडरेशन तो को फॉलो तो करना ही करना है, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखे, कोई गलती ना दिखे। साथ के साथ हमें सेकेंडरी कंसिडरेशन भी फॉलो करनी है। बोल रहे अपार्ट फ्रॉम अबव कंसिडरेशन, इट मीन्स प्राइमरी कंसिडरेशन। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड, फॉलोइंग पॉइंट्स ऑल्सो बी कंसीडर्ड। ऑल्सो जैसे ही बता दिया, इट मीन्स प्राइमरी कंसिडरेशन भी हमें फॉलो करनी है, साथ के साथ सेकेंडरी कंसिडरेशन भी फॉलो करनी है। अब इसके अंदर पॉइंट्स जो बोल रहा है, पॉइंट्स जरा लिखें। टोटल मिला के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, टोटल मिला के 3 पॉइंट्स। अगर हम इसको लिखें सर, फर्स्ट पॉइंट प्रूडेंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूडेंस। इसमें जरा लिखें, प्रूडेंस में लिखें, इट मीन्स being conservative। it means being conservative। इसी में आगे लिखें, it means conservative का मीनिंग क्या है? it means recording of income when they are certain। इनकम तब रिकॉर्ड करें जब वो इनकम सर्टेन है। इनकम तब रिकॉर्ड करें जब इनकम सर्टेन है कि इनकम मिलेगी ही मिलेगी, सर्टेनिटी है कि इनकम रिसीव होगी ही होगी, तब आप उसे इनकम को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर सकते हैं। बट आगे लिखें, बट expenses on estimated basis even if uncertain हम अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेटेड बेस पे बुक करते हैं। अगर एक्सपेंस
होने की सर्टेनिटी ना भी हो कि एक्सपेंसेस हमारा खर्च होगा आगे जाके या नहीं होगा, फिर भी हम उसको बुक करेंगे कि हमारा आगे चल के इतना एक्सपेंस खर्च होगा। पर इनकम के केस में अलग है। इनकम के केस में है, अगर इनकम रिसीव हो गई इनकम हमें, तभी हम उसको बुक करेंगे। एस्टिमेटेड नहीं लगेंगे कि आगे चल के हमें इनकम रिसीव होगी, हमें प्रेजेंट में देखना है। अगर इनकम रिसीव हो गई तो हम बुक करेंगे, अगर इनकम रिसीव नहीं हुई तो बुक नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस में उल्टा है। एक्सपेंसेस में है कि एस्टिमेटेड बेसिस पे आगे चल के हमें एक्सपेंस होंगे, आगे चल के एक्सपेंसेस होंगे। अगर एक्सपेंसेस हमें आगे चल के होंगे तो हम उसको बुक कर लेंगे। ठीक है जी, ये कहता है हमारा प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट। अब सेकेंड हम देखें, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, SUBSTANCE, सब्सटेंस, OVER, ओवर फॉर्म। जरा इसमें लिखें जरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जरा एक बार दोबारा लिख देता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी ठीक से। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। प्रूडेंस हमने देख लिया था, अब देखते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है। ब्रैकेट में लिखने जा, फैक्ट ओवर लीगल फॉर्म, फैक्ट ओवर लीगल फॉर्म। इसको ज़रा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिखिए ज़रा। इट मीन्स importance should be given to facts instead of legal position, हमें फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है बजाय लीगल फॉर्म को। आगे लिखें अपना लास्ट, जैसे ये हमारा था ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एक था प्रूडेंस, ऐसे ही लास्ट हमारा है, हमारा मटीरियलिटी। क्या कहा? मटीरियलिटी। इसको जरा लिखें। इट मीन्स policies should be drafted for material items only, full stop. Items which are not material should be ignored. It means policy should be drafted for material items only. Items which are not material should be ignored. ठीक है जी। अब जरा अपना लास्ट चीज हम लिख लेते हैं।
अपनी लास्ट चीज़ लिख लेते हैं। बिल्कुल लास्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक था? फोर्थ के बाद कॉन्सेप्ट नंबर सी। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट लिखाए हैं ना, ये वाले ABC, लास्ट वाला कुछ हट गया, इसमें ऐड कर लो, इसमें एक चीज़ ऐड कर लो, D एक चीज़ ऐड कर लो, नॉट mentioned in AS1। AS1 में क्या मेंशन नहीं है? AS1 के बारे में सारी बातें कर ली, पर AS1 में क्या मेंशन नहीं है, क्या चीज़ आ जाए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे AS1 के अंदर, वो चीज़ हमें लिखनी है। तो ये D टॉपिक नंबर D, नॉट मेंशन इन AS1 में क्या मेंशन है? लिखे जरा, whenever any method of calculating any provision is changed, whenever any method of calculating any provision is changed, full stop, it is not change in अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर हम अपना प्रोविजन बनाने के लिए, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रोविजन बनाने के लिए, अगर हम मेथड चेंज करते हैं तो हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। ठीक है, आगे लिखें, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको? अगर हम अपना प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड चेंज कर रहे हैं, whenever any method of calculating any provision is changed, it is not change in accounting policy, it is called change in accounting estimates, change in accounting estimates। अगर हम इसको समझें एक छोटे से चार्ट के फॉर्म में, अगर हम समझें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट मीन्स पॉलिसी की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे कर रहे हैं हम, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, तो हमारी पॉलिसी है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसे LIFO, FIFO, ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ है, SLM से WDV वगैरह करना, वो भी हमारा पॉलिसी है, अगर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोविजन, ये वाला पॉइंट, whenever any method of calculating any provision is changed, method of calculating provision, इसका मतलब होता है चेंज इन एस्टिमेट्स। ये पॉलिसी में नहीं आता है, चेंज इन एस्टिमेट्स में आता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म करते हैं, सॉरी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म करते हैं। लिखिए जरा क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिखें, लास्ट क्वेश्चन। ABC Limited was making provision for non-moving stock based on no issue for the last 12 months up to 31st March 2015। आगे लिखें, the company want to provide during the year ending 31st March 2015 based on technical evaluation। आगे लिखें, total value of stock $100 lakhs, provision required based on 12-month issue 3.5 lakhs। Third, provision required based on technical evaluation। ये है 2.5 lakhs। आगे लिखें, does this amount to change in accounting policy। ये जो अमाउंट 3.5 से 2.5 हो गई है, जो प्रोविजन हमने मेथड चेंज कर दिया प्रोविजन बनाने का, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? आगे, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। क्या कंपनी प्रोविजन को निकालने का मेथड चेंज कर सकती है? ये क्वेश्चन है पूरा कि ABC लिमिटेड वॉज मेकिंग 2 बार लिख दिया। ABC लिमिटेड वॉज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन द इशू, ऑन भी 2 बार लिख दिया, बेस्ड ऑन इशू फॉर द लास्ट 12 months up to 31st March 2015। द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2015 बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्युएशन। टोटल स्टॉक है 100 लाख का, प्रोविजन जो 12 month इशू वाला है वो है 3.5 lakhs, प्रोविजन जो टेक्निकल इवेल्युएशन वाला है वो है 2.5 lakhs। मतलब चेंज करना चाह रहा है मेथड प्रोविजन का। वो कह रहा है डज दिस अमाउंट टू चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। इसका आंसर लिखें जरा, नेक्स्ट पेज से आंसर लिखें। सॉल्यूशन लिखें जरा। As per AS1, whenever any
accounting policy, whenever any accounting policy changed or method of applying accounting policy is changed, it is called change in accounting policy. Change in accounting policy लिखें आगे, full stop. If method of calculating provision, ब्रैकेट में लिखें, amount is changed, then it is called change in accounting estimates. Change in accounting estimates. और जो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, AS5. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पे कौन सा AS लगेगा? AS1. और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट से AS5 लगेगा. आगे लिखें, in the given case company has changed its method of calculating provision, hence it is not changing accounting policy, change in accounting policy, full stop. It is change in estimates deal by AS5 इस पर डील करती है. अब जो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कहानी बताई गई है पूरी. तो वो पूछ रहा था कि जो हमने प्रोविजन जो चेंज किया मेथड, क्या वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? हमने इसका आंसर बोल लिख दिया. उसके बाद ये सेकंड वाला, कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, इसका आंसर लिखते हैं. इसका आंसर लिखें यस, कॉमा, company can change method of calculating provision. कंपनी चेंज कर सकती है अपना मेथड प्रोविजन कैलकुलेट करने वाला, क्योंकि जैसे ही हम अपना मेथड चेंज करते हैं प्रोविजन निकालने के लिए, तो हमारा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है. ठीक है जी. जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप जस्ट वही क्वेश्चन कीजिए, वो इनफ है, वो क्वेश्चन इनफ है. हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कंप्लीट हो गया. हमने ये भी कवर कर लिया, इसके अंदर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया. सब कुछ कवर हो गया. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे AS5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.